Hey guys, what's up? Welcome to my channel Physics 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। ठीक है, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक है, बहुत छोटी सी क्लिप है ये। इसके अंदर तुझको छोटे छोटे से पॉइंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं। कुछ बेसिक पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं या कंडक्टर और इंसुलेटर कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो बहुत बेसिक लेक्चर है, ध्यान से देखना। चलते हैं क्लासरूम में। तो बाबा सबसे पहले आपसे एक सवाल ये है, जैसे कि हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी? बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ी थी हमने? बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी। बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या सीखी थी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by the electron to just get free from the influence of nucleus। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। आज जो हमारे पास मेन हेडिंग है वो ये है कि कैसे कोई बॉडी चार्ज हो सकती है, कैसे कोई बॉडी चार्ज हो सकती है या होती है। बात समझ आएगी, हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। तो ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, बहुत ध्यान से देखें। बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी जो भी डेफिनेशन पढ़ी आपने, हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। ये हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। अगर मैंने कहा कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी ए है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं कि Be1 है। क्या है? Be1। और यहाँ पर कोई हमने कहा कि बॉडी बी है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? Be2। कभी भी कभी भी कभी भी दो एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी सेम नहीं हो सकती, अलग अलग होती हैं। तो आपसे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। तो इसकी बात हम कर रहे हैं, हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। तो ध्यान से सुनना, तीन मेथड है हमारे पास। बाय फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने? बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड मैंने बोला बाय कंडक्शन। तीसरा मैंने बोला बाय इंडक्शन। बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। बेसिकली जो आपके सिलेबस में है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। ये भी ठीक है, हम बातें कर लेंगे थोड़ी सी इसके ऊपर, लेकिन मेन वो है। तो आपको अगर याद हो तो हमने इलेक्ट्रॉन को जब कहा था कि इलेक्ट्रॉन चल मेरे साथ, तो इलेक्ट्रॉन ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरे ऊपर एक कर्जा है। और वो कर्जा बाइंडिंग एनर्जी के नाम से हमने जाना था। अगर वो एनर्जी मैं पे कर दूंगा इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि चल जल्दी से दोनों हाथ ऐसे कर, ऐसे कर, दोनों हाथ किए। अभी दोनों हाथ को ऐसे पकड़, आपस में ऐसे रख और उनको बहुत तेजी से करना करना करना, शाबाश ऐसी, शाबाश शाबाश। तो मुझे महसूस हुआ कि दोनों हाथ मेरे हीट कर गए। ये वाला सरफेस भी हीटअप हो गया और ये वाला सरफेस भी हीटअप हो गया। तो यही बात अगर मैं तुझे बोलूं कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और अगर मैं कहूं कि मैं इसको इसके ऊपर ऐसे रब कर रहा हूं, तो ए बॉडी भी हीट कर जाएगी, बी बॉडी भी हीट कर जाएगी। और ये एनर्जी जैसे ही ए के पास जाएगी और बी के पास जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पिएंगे। तो ए के इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी चली गई और बी के इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी चली गई। तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर जाएगा जिसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी का कर्जा कम होगा, यानी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ए की कम होगी तो ए विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। ए विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इफ बाइंडिंग एनर्जी 1 इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी 2। तो ए इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। याद कर, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो तुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम फ्रिक्शन की हेल्प से चार्जिंग की बात करें तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन
चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी ही करेगी, और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। सर अगर बाइंडिंग एनर्जी बी की कम हुई तो बाबा बी पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज, किस पे डिपेंड करेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर। तो मैंने तुझे ये समझाया कि हाउ अ बॉडी गेट्स चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। सर कंडक्शन और इंडक्शन बता दो। बाबा इसके लिए हमें पोटेंशियल सीखना पड़ेगा, बात कर लेंगे आगे। इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे आगे। नाम से ही पता लग रहा है कि कंडक्ट, यहाँ पे फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे इसकी बातें तब करेंगे। इंडक्शन क्या होता है कि इंडक्शन मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स इंड्यूस्ड कर देना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को इंड्यूस कर देना। तो चार्ज इंडक्शन की हेल्प से जनरेट किया जाएगा। कैसे क्या आगे सीखेंगे। आपके लिए काम का अभी कौन है? फ्रिक्शन है। बात समझ में आ गई क्या? तो बात करते हैं आगे कि एक बहुत ही फेमस सा सवाल है आपकी एनसीईआरटी में कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम? हाउ मैनी मतलब सवाल क्या लिखे तो लिखता रहना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम, मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है अगर एक कूलम चार्ज की बात करें। अब तू कहे कि सर मुझे तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना चार्ज है उसके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो एक कूलम में अगर इतने, मान ली कि n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Ne, और एक पेन की कीमत इतनी है, तो अगर तेरे पास 1000 रुपए तो कितने पेन खरीद पाएगा, क्या यहाँ से निकाल लेगा? तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ बात समझ में आ गई क्या? तो तुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और इसकी वैल्यू निकल के आती है। बहुत फेमस सवाल है बाबा, मैं भी अपने टाइम में एनसीईआरटी में पढ़ के आया आज से 8-10 साल 20 साल 50 साल पहले, और तू भी आज ही पढ़ रहा है। समझ में आ गई क्या? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इसको सॉल्व करके आता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो हमने ये सब सीख लिया कि कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, या एक बहुत ही फेमस सवाल था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी टेबल बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तूने वो आज सीख ली तो तुझे 11-12 तक बड़ी हेल्प कर पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? सर मैं तो साइंस लूंगा ही नहीं, अब बता। चल ठीक है, तू जीता, सीख ले, काम आएगी। ठीक है, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोटॉन। क्या लिखा? प्रोटॉन। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पॉजिट्रॉन। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूट्रॉन। क्या लिख रहा हूँ? और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक अल्फा पार्टिकल। क्या लिखा बाबा? अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है बाबा, इसका सिंबल होता है P। इसका सिंबल होता है P से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। और इसको हम इलेक्ट्रॉन को E के सर पे माइनस, E के ऊपर प्लस, न्यूट्रॉन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो आजा इन सभी के बारे में जानते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करें कि सिंबल तो देख लिए, चार्ज कितना होता है, चार्ज। तो इसमें चार्ज होता है बाबा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस प्लस और माइनस का फर्क है। पॉजिट्रॉन में चार्ज प्लस का ही हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और अगर हम अल्फा की बात करें, सर मैं अल्फा को नहीं जानता, मैं तुझे समझाता हूँ कि कौन होता है। हीलियम को जानता है? हीलियम कैसा होता है कि उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन ला, उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन ले, तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूक्लियस ऑफ
हीलियम। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया बाबा, 2 इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, तो इसके ऊपर क्या, ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ गई क्या, और वो भी कैसा, प्लस का। आखिरी बात देख ले इसकी कि यार मास कितना कितना होता है इनका मास कितना कितना होता है। सुन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। समझ में आई तुझको बात। इसका भी मास बिल्कुल सेम होता है। न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन के जितना मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अभी। और अल्फा का मास क्या होता है, देख यहाँ पे 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो जब मैंने तुझे कहा कि न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन के जैसा, तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो मैं क्या 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कह दूँ। और मास ऑफ प्रोटॉन कौन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। बात समझ में आ गई क्या। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुझे कि ज़िंदगी में जब सबसे पहले बात हुई एटम की, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, और वो डिस्कवर किए थे किसने, जे थॉमसन। किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने। फिर इसका स्टूडेंट था अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन नाम की चीज होती है। समझ में आया क्या। तो ठीक है, बढ़िया हुआ कि यार टीचर था और उसका स्टूडेंट ने दूसरी डिस्कवरी कर दी। फिर इसका स्टूडेंट था चैडविक। कौन था, चैडविक। चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन भी होता है। चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन होता है। बात समझ में आई क्या। तो देख, टीचर अच्छा है, फिर उसका स्टूडेंट अच्छा है, स्टूडेंट अच्छा है तो फिर उसका स्टूडेंट और अच्छा है। ठीक है। खैर, इस आज की वीडियो की लास्ट बात हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल की। किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम कंडक्टर। क्या लिखते हैं, कंडक्टर, तेरा फेवरेट। दूसरा हम लिखते हैं इंसुलेटर। क्या लिखते हैं, इंसुलेटर। जो तुझे अच्छा नहीं लगता। आज मैं तुझे एक और तरह के मटेरियल से रूबरू कराने वाला हूं, जिसको मैं कहूंगा सेमी कंडक्टर। क्या कहूंगा, देख, कंडक्टर वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। सर फ्री इलेक्ट्रॉन खुद कैसे अवेलेबल होता है, अभी तो तू बोला था कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, बाउंडेड स्टेट में होता है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह वगैरह बड़ा कुछ पढ़ा है तुमने। हाँ, मैं बिल्कुल आज भी वही कहना चाहता हूँ कि वो बाउंडेड होते हैं। लेकिन एक बात तो सुन बहुत ध्यान से, रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टर वाले मटेरियल होते हैं, ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉन कि वो अपनी एनर्जी को, बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे एक एनर्जी, टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, समझ में आया क्या। तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास टेम्परेचर की वजह से एक एनर्जी होती है जिसको क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। मैं जो बातें बोल रहा हूँ इनको प्लीज की पॉइंट्स बना लेना अपने पास। तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रूम टेम्परेचर पे इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, बस बात समझ में आई क्या, कि वो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर लेते हैं। बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। मतलब तू उनको छुए और वो कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट से कहीं कनेक्ट हो तो तुझे वाइब्रेशन, वो शॉक लगेगा। मतलब बात समझ आ गई। तो इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं करा पाते। और एक और बात, मतलब ये खुद डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना पसंद करते हैं, लेकिन कभी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं कराते। तो हम इनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। बात समझ में आ गई क्या। तो इनकी तरफ से श्योर हो सकता है, कह चुके कि भैया हम कंडक्ट नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन कंडक्ट नहीं करेंगे, प्राण जाए पर इलेक्ट्रॉन ना जाए। बात समझ में आ गई क्या। तो कंडक्टर वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंसुलेटर वो हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब तू कहे कि यार ये कौन है भाई, सेमी, ये तो कहीं बीच वाले लग रहे हैं, मतलब कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई कर रहे होंगे। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही है। ये मन चाहे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर लेते हैं, ये मन चाहे तो कंडक्टर बन जाते हैं। बात समझ में आएगी। जरा सी कंडीशंस वेरी करने पर ये भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। इंसुलेटर टू कंडक्टर, कंडक्टर टू इंसुलेटर। बात समझ में आ गई क्या। तो मेरी बात सुन यार,
तू कहे कि यार ये कंडक्टर तो मुझे पता है कहाँ मिलता है, इंसुलेटर भी मुझे पता है कहाँ मिलता है, ये इंसुलेटर वो कवरिंग है जो मैंने तुझे एक वायर दिखाई वीडियो में, पहले वाली वीडियो की स्टार्टिंग में तुझको एक वायर दिखाई ना कि यार बाहर जो एक कवर दिखता है वो पीवीसी कवर होता है, वो इंसुलेटिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर जो होता है वो कंडक्टर होता है, लेकिन ये कहाँ मिलता है? तो मैं तुझको बताना चाहता हूँ ये हमारे मोबाइल में है, चिप्स, मेमोरी कार्ड्स, समझ में आया, लैपटॉप्स, मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, वो सब ये हैं, छोटे छोटे आईसी, वो सब इसी मटेरियल की बनी है, समझ में आया। वहां पर कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब कभी कंडक्टिविटी बहुत कम चाहिए अपने को और कहीं पे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए अपने को, तो कंडक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। तो जहां पर आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सको, कम या ज्यादा, कंट्रोल्ड कंडक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउस करंट कंट्रोल, कंडक्शन, करंट कंट्रोल, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। जो कंडक्ट करेंगे, भाई हम नहीं सुनने किसी की, हम तो कंडक्ट करेंगे, तो कंडक्टर हो गए। और एक है इंसुलेटर, वो कह रहे हैं कि भैया हम कंडक्ट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि भैया हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? पोटेंशियल सीखने वाले हैं। समझ में आएगा? और एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। पढ़ो पढ़ाओ, लाइफ बनाओ। सी यू सून, ओ बॉय।